नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, वक्फ का संशोधन तो केंद्र सरकार ले आई, इसमें कोई शक नहीं। बहुत प्रयास किया हमने सबने, तो केंद्र सरकार उस पे संशोधन ले आई। संशोधन अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, वो चैलेंज हुआ है। हालांकि जाने वाले चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गवई ने उसको ग्रांट करने से मना कर दिया था, स्टे देने से मना कर दिया था। हाँ, ये कहा सब सही होना चाहिए, जैसे जनरल ऑर्डर होता है वैसा किया, और ये भी कहा कि नहीं, डेटा तो अपलोड होना चाहिए। अब ये डेटा अपलोडिंग का मामला चल ही रहा था कि हालांकि राज्य सरकारें कुछ दबती दिखाई पड़ रही हैं। पहले बंगाल ने कहा मेरी मौत से निकलेगा, मैं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, ये बिहार चुनाव का भी मुद्दा बना दिया था तेजस्वी ने। अब चूंकि बिहार चुनाव का मुद्दा बना दिया था, तो बिहार की जनता ने उनको ठांस के वोट दिया। ऐसा वोट दिया कि आगे उनको याद रहेगा कि वक्फ का मुद्दा नहीं उठाना। वक्फ भारत के लिए बहुत सेंसिटिव विषय है। भारत की 80% आबादी के लिए वक्फ मतलब उसके लिए काल की तरह खड़ा हुआ है। किसकी ज़मीन पर कब वक्फ बोर्ड कब्जा कर देगा, कब वक्फ बोर्ड हमला कर देगा, और वक्फ बोर्ड कब मंदिर को मस्जिद बता देगा, वक्फ बोर्ड कब किसी के घर को नोटिस लगा देगा, कुछ पता नहीं। ये प्रकरण भारत में ठीक से चल रहे हैं। तो बंगाल कह रहा था कि नहीं नहीं, हमने तो करना ही नहीं है। ममता बनर्जी कह रही थी कि मेरी मौत से होकर जाएगा। तेजस्वी कह रहे थे हम कूड़े में फेंक देंगे। हालांकि केंद्र का संशोधन था, तो कूड़े में ये क्या फेंकेंगे या कोई क्या फेंकेगा। केंद्र का संशोधन केवल इतना ही कर सकते हैं कि सर्वे ना करें, इतना ही कर सकते हैं कि उस पर एक्शन न लें, राज्य सरकार उस पर एक्टिव ना हो। बंगाल में ये इशू था, लेकिन बाद में बंगाल ने ये स्वीकार किया कि नहीं नहीं, हम डेटा अपलोड करवाएंगे, क्योंकि डेटा अपलोड का अब तो समय थोड़ा सा रह गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे दिया नहीं है। डेटा अपलोड नहीं करेंगे तो फिर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित हो जाएगी। इसलिए डेटा अपलोड करने का मतलब आपको बताना पड़ेगा कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई, नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर क्या हुआ, और ये सब कुछ डेटा आपको डालना पड़ेगा वामसी पर, या आपके अपने पोर्टल जो भी हैं उस पर डेटा अपलोड करना पड़ेगा, सरकार के पोर्टल पर डेटा अपलोड करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी तो खैर अभी डेटा अपलोड करने के मामले में मान गई, और उनसे जब पूछा गया कि ये डेटा अपलोड करने का मामला आप कैसे मान गई, आप तो विरोध कर रही, तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने कंप्लाइंस करना ही है, और बाकी पर बड़ा खतरा आ जाए तो ये ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए बंगाल में तैयार बैठी है। ये संभव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीत ले। वो उसका कारण यही ममता बनर्जी के यही सारे कारनामे हैं। हालांकि ममता बनर्जी अब ढीली होती दिखाई पड़ रही हैं, मतलब अब वो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो हिंदू समाज के लिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं नहीं, वो कल्प्रिट नहीं है, वो गलत नहीं ही हैं, अब वो तो परिस्थिति है। हालांकि वो शाहजहां वाला मामला, जहांगीर का मामला, और पता नहीं कौन कौन से मामले बंगाल के आए थे जिनमें ममता बनर्जी खुलकर खड़ी दिखाई पड़ रही थी, और ये दिखाई पड़ रहा था कि तुष्टीकरण की नीति उन्होंने कांग्रेस से ज़्यादा प्रखर रूप से कर ली है। अब इसी क्रम में दो और सरकारें, एक सरकार तो केरला की है। अब ये केरला वाला जो इशू आया है, आप सोच लीजिए कि लगभग 450 दिनों से, 450 दिनों का मतलब है 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से भूख हड़ताल चल रही थी मछुआरों का। ईसाई थे, हालांकि वो मछुआरे सब हिंदू ही रहे होंगे, क्योंकि मछुआरों पर ईसाइयों ने, गरीबों पर ईसाइयों ने पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करी। मिशनरियाँ भारत में आई, मिशनरियों ने किया, तो वो मछुआरे ईसाई हो गए। अब आज की तारीख में वो ईसाई हैं। ईसाई मछुआरों के 600-700 परिवार, मतलब एक आध परिवार नहीं, 600 से लेकर 700 परिवार ऐसे थे जिन परिवारों को वक्फ ने क्लेम कर दिया एर्नाकुलम में कि ये मेरी जमीन है। अब वक्फ ने क्लेम कर लिया मेरी जमीन है, तो वक्फ ने क्या किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस करके उन्होंने कहा कि जमीन जो है वो वक्फ की है, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट ना किया जाए, और ना ही इनसे टैक्स कलेक्शन किया जाए। यानी कि पूरी की पूरी बस्ती पर ये सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वो ओरिजिनल भूमि 400 एकड़ से ऊपर की थी, आज की तारीख में उसमें से 250 एकड़ लगभग समुद्र के बहाव में कट गई। अब उनके पास 125 एकड़ बची। उस 125 एकड़ जमीन में 700 परिवार रहते हैं। मतलब आप सोचो कि 1.25 एकड़ जमीन, 125 एकड़ जमीन में 700 परिवार रहते हैं, और 250 एकड़ लगभग समुद्र ले गया। ऐसी परिस्थिति में ये क्लेम किया वक्फ ने कि 1940 में मोहम्मद सिद्दीक नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये ज़मीन फारूक कॉलेज को दी थी। फारूक कॉलेज का मतलब है कि मदरसे के लिए दी थी, और मदरसे के लिए अगर ज़मीन दी गई थी तो ये तो वक्फ है।
हालांकि फारूक कॉलेज ने क्या किया कि फारूक कॉलेज जिन लोगों के हाथ में था, उन्होंने इसकी रजिस्ट्रियाँ कर दी। उन्होंने कहा ये मेरी ओनरशिप है, हम इसकी रजिस्ट्री कर देते हैं। वो रजिस्ट्रियाँ हो गई। रजिस्ट्रियाँ होने के बाद दाखिल खारिज भी हो गए, यानी कि म्यूटेशन भी हो गया। म्यूटेशन होने के बाद लोग वहाँ रहने लगे, छोटी बस्ती बस गई। अब अचानक वक्फ 1940 के बाद अब निकल कर आया 90 साल बाद, और वो कहता है कि नहीं ज़मीन हमारी है। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सरकार तो हम जानते ही हैं कि वहाँ पिनाइन की सरकार है, और वहाँ जो सरकार बैठी हुई है उसने ये बात मान भी ली। जैसे ही वक्फ ने ये कहा कि ये ज़मीन हमारी है, तो उन्होंने उसका टैक्स कलेक्शन बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जब लोग टैक्स देने के लिए गए तो उन्होंने कहा भैया ये ज़मीन तो वक्फ ने क्लेम किया हुआ है, वक्फ के पास है। वक्फ का ये मुकदमा ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ था। ट्रिब्यूनल में ये केस चल ही रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपना अपना पल्ला झाड़ दिया। अब लोगों का, अब छोटे व्यक्ति हैं जो मछुआरे हैं, डेली का खाते हैं जो अगर वहाँ बाढ़ आ जाती है या फिर समुद्र में तूफान आ जाता है तो 2 दिन 3 दिन रुकना उनके लिए मुश्किल होता है। मतलब डेली बेसिस पर वो मछलियां पकड़ने जाते हैं, ईसाई समुदाय के हैं। ऐसी परिस्थिति में वो सब मतलब सरकार के पास गए, सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कहा भाई हमारा कोई रोल नहीं है। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्योर सरकारी होता, प्योर एग्जीक्यूटिव होता, लेकिन सरकार ने कहा हमारा कोई रोल नहीं है, वो अब ट्रिब्यूनल में जाओ। ट्रिब्यूनल में चल रहा था, ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल ही रहा था। ऐसी परिस्थिति में केंद्र राज्य सरकार के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर आया तो राज्य सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बना दी रिटायर्ड जस्टिस CN रामचंद्रन नायर की, और कहा कि भाई इस पर आप वो करिए, इन्वेस्टिगेशन करो कि वाकई में क्या है। इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया सिंगल बेंच में वक्फ बोर्ड ने, और ये कहा कि भाई वक्फ ट्रिब्यूनल में जब मामला चल रहा है, हम उसको डिसाइड करने पर हैं, तो ये कैसे बनाया जा सकता है। अक्टूबर 2025 में, हालांकि उस समय सिंगल बेंच ने तो ये कहा कि इनका टैक्स कम से कम टेम्परेरी जमा करना शुरू कर दिया जाए, टेम्परेरी टैक्स जमा किया जाए। टेम्परेरी टैक्स जमा होना शुरू हो गया, लेकिन लोगों का कहना था उसमें भारतीय जनता, इस समय केरल की पोजीशन ये है कि भारत हिंदू और ईसाई दोनों ही मुसलमानों से परेशान हैं, और अब इन दोनों का नेतृत्व करने की क्षमता या नेतृत्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोकल चुनाव लड़ने वाले लोग भी उसमें शामिल थे। ऐसी परिस्थिति में हिंदू और ईसाई साथ में मिल गए, और केरला फाइल्स वगैरह मूवी देखने के बाद तो ये बात सामने आई कि भाई ईसाई जो हैं उनको भी खतरा हो गया कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं। ईसाई हो तो गए, ये कह तो रहे हैं कि हम हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, तो ऐसे टेम्परेरी गठबंधन बन गया जो इस समय केरला में राजनीतिक भूचाल लाए हुए है। केरला में जो सरकार बैठी हुई, जो 2 गठबंधन चलते हैं, एक को UDF कहते हैं, एक को LDF कहते हैं। UDF कांग्रेस के नेतृत्व वाली है और LDF CPM नेतृत्व वाली है। CPM और LDF की सरकार है जिसके पिनाराई विजयन इस समय सरकार में है। CPI के नेता विनायन विश्वन ने निवासियों के अधिकारों की रक्षा का वादा भी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उसमें एक्टिव नहीं हुई। तो सिंगल बेंच ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जमा करा जाए। डबल बेंच मामला भेज दिया गया, मतलब वो डबल बेंच चले गए। डबल बेंच ने ये बात घोषित कर दी कि नहीं ये ज़मीन जो है वो कैसे वक्फ की है, ये वक्फ की ज़मीन तो है ही नहीं, ये वक्फ की ज़मीन हो नहीं सकती, क्योंकि फारूक कॉलेज वक्फ नहीं था। वक्फ को जब तक पर्टिकुलरली वक्फ को न दे दी जाए तब तक वक्फ उसमें हो नहीं सकती। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये घोषित कर दिया कि ये वक्फ नहीं है। अभी भी लेकिन लोग वहां बैठे हुए थे, चूंकि डबल बेंच का जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ले आए। सुप्रीम कोर्ट में अब वो चूंकि एक ही दिन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट हालांकि उसको सुनेगा कि वक्फ कितना पावर रखती, कितना नहीं रखती, लेकिन वहां जो मछुआरा वर्ग था, जो ईसाई वर्ग है, वो वहां धरने पर बैठा हुआ था। आज हाई कोर्ट ने, मतलब कल हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया कि इनका अब रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इनका रिकॉर्ड मेंटेन करे। ये वक्फ किसी हालत में नहीं, वक्फ कह रहा है ये मेरा वक्फ है। अब केरल में कोई ये नई बात नहीं है। केरल में इससे पहले भी थिरुचेदुरलाई गांव पूरा का पूरा, ये तमिलनाडु का पूरा 1500 एकड़ का गांव ही वक्फ ने क्लेम कर दिया था। उसमें भी सब मोस्टली किसान थे, लेकिन राज्य सरकार का कोई इसमें एंगल नहीं है। जब उस पर दावा किया गया तो उन्होंने कह दिया ये तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, जिसका वक्फ है उसका है। तो
केरल में भी ये सुनने को तैयार नहीं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ऐसा ही कुछ मामला आया था। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मामले में जो कॉरपोरेशन का मामला था उसमें पूरी इमारत ही घोषित कर दी वक्फ ने कि भाई ये तो मुगल काल की इमारत है। दावा किया कि मुगल काल में यह एक सराय हुआ करती थी और राज्य सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया, इसमें शहर प्रशासनिक सेवाएं प्रभावित बैठ गई। भैया समांतर मुनव्वर से ही मतलब उसी की तरह था मामला। हालांकि 2024 में गुजरात हाईकोर्ट ने बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि लेकिन अपील अभी लंबी था। बोर्ड के दावे जो इंटरिम स्टे का मामला था वो, लेकिन अभी वो कर लिया। अच्छा, एर्नाकुलम का ही बाइपीन द्वीप जो इससे ही मुनव्वम से ही थोड़ा सा लगा हुआ है, वहां पर भी 250 एकड़ जमीन का मामला है। वहां पर भी ईसाई मछुआरे रहते हैं और इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी जमीन है, जबकि इन लोगों का कहना है कि जब वक्फ एक्ट 1954 में बना था उससे पहले ये जमीनें हमारे नाम हो चुकी थी, हम तब से वहां पे रह रहे हैं और जमीनें हमारे नाम है। लेकिन वक्फ कह रहा है नहीं, तुम तो ये मुगल काल में ऐसा था कि फलाने काल में ऐसा था, वक्फ बोर्ड 1954 में भले ही बना हो ना बना हो, लेकिन हम तो चराचर जगत से हैं, हम तो वहां से आए थे, यहां से आए थे, जमीनें हमारी हैं। हालांकि 2024-25 में बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। केरल सरकार जांच आयोग गठित कर रही है। इसी प्रकार का केरल का एक वायनाड का भी मामला, जहां से प्रियंका जी अब चुनकर आ गई। ताबिल जल ग्राम पंचायत का मामला है। बोर्ड ने 5 परिवारों को नोटिस जारी कर दिया और ये कहा कि आदिवासी स्थानीय लोगों को मतलब ये कहा कि ये भूमि वक्फ की है। यह आदिवासी स्थानीय निवासियों को प्रभावित कर गया। पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे लोग। 2024 में नोटिस जारी हुआ। 2025 में 23 केरल स्थानों में से 23 विवाद रिपोर्टेड हुए, मुनव्वर की तरह ही। इसी प्रकार केरल में कन्नूर तालीपरंबा का मामला है। बोर्ड ने 250 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। मुस्लिम परिवारों ने कहा कि ये मेरी मतलब मुस्लिम परिवार की संपत्ति भी शामिल है। मुस्लिम परिवारों से भी कहा ये वक्फ की है, ये मिश्रितावादी, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, लेकिन 250 एकड़ उन्होंने क्लेम कर दिया, बोले ये तो हमारी जमीन है। हालांकि कैथोलिक चैनलों पर लगातार ये वायरल हुआ, उन्होंने सही से इसको विरोध किया। हमको याद होगा कि दिल्ली की जो विश्व हिंदू परिषद ने 200 से ज्यादा संपत्तियां थी, दिल्ली में भी ऐसे इन्होंने खेल कर दिया। बेट द्वारका में पवित्र हिंदू द्वीप माना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ इतिहास है, लेकिन इन लोगों ने दावा कर दिया। स्थानीय हिंदू निवासियों ने भी हालांकि विरोध कर दिया, वहां ठीक ठीक चला। इस प्रकार जो ये लोग हैं ये लगातार वक्फों पर क्लेम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये घोषणा तो की, भाई जिसके पास कागज नहीं होगा वो कैसे होगा, कागज लेकर आइए और ये बताइए कि ये जमीन आपकी है तो कैसे है, आपका राइट है तो कैसे है, आप कौन सी विधि से इस पर राइट रखते हैं। अच्छा, वक्फ के मामले में मैं लगातार कहता आया हूं, जब पाकिस्तान ले लिया तो वक्फ की यहाँ भारत में जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान में जो जमीनें चली गई, पाकिस्तान में जो ट्रस्ट की जमीनें थी, पाकिस्तान में जो उस समय हिंदू मंदिरों की जमीनें हैं, गुरुद्वारों की जमीनें हैं, बौद्ध मठों की, जैन मठों की जमीनें हैं, ये जमीनें सब पाकिस्तान सरकार ने ले ली। पाकिस्तान सरकार ने कहा भाई बंटवारा हो गया, ये जमीन हमें मिली, हमारी फ्रेश है। इसमें कौन था? हिंदू तो चले गए। अब जो हिंदू बच्चे हैं वो अपनी जमीन जो उनके पास है वो उनकी है, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति है वो तो हमारी है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान सार्वजनिक लिए, सॉवरेंटी हमारी है। भारत सरकार ने 1954 तक तो ये बात मानी। 1954 में नेहरू जी का दिमाग टेढ़ा हो गया और उन्होंने कहा नहीं, ये जो मुसलमान यहाँ से संपत्ति छोड़ के गए हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति जहाँ इमाम बाड़े बने हैं, जहाँ पर ये मस्जिदें बनी हुई हैं, जहाँ मदरसे बने हुए हैं, जहाँ कब्रें बनी हुई हैं, और जो पहले से मतलब मुगल काल से और उससे पहले और मुस्लिम काल से जो जमीनें भाई मुसलमानों ने बनाई हैं तो वो मुसलमानों को मिलनी चाहिए। मुसलमानों के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया 1954 में। वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था कि मुस्लिम ये जो प्रॉपर्टियां हैं, सार्वजनिक संपत्ति, इसको मैनेज कौन करेगा? नेहरू जी ने उसमें मुसलमान ही बिठा दिए और ये कह दिया ये इनका राइट है। मजे की बात ये हुई कि अगली पीढ़ियों को ये एहसास हुआ ये मेरी पैतृक प्रॉपर्टी। हालांकि मुस्लिम समाज का एक सीधा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी जमीन हमारी है, अल्लाह ने ये पूरी पृथ्वी हमारे लिए बनाई है और अल्लाह ने जो जमीन बनाई है इस पे हमें राज करने के लिए भेजा है, और तुम सब भाईजान हो, तुम सब भाईजान मतलब तुम सब चारे हो, तुमको हम देख लेंगे। तो पूरी जमीन जब हमारी है तो कौन दूसरे लोग हैं वो काफिर हैं, जो काफिर हैं वो ऊपर जाएंगे। इसलिए उनका तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और पूरे विश्व में हमको शासन करना है। अब देखना यह है कि भारत से पाकिस्तान बन तो गया,
लेकिन भारत में भी वक्फ की संपत्तियां 10 लाख से ऊपर संपत्तियां भाई इन्होंने नेहरू जी की कृपा से ये वैसी हो गई। अब वो जो 10 लाख थी वो तो छोड़ दीजिए, अब तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कभी कुतुब शाह के टाइम पर ये जमीन ऐसी हुआ करती थी, कभी मुगल शाह के समय पर होती थी, कभी फलाना बादशाह बैठा हुआ था, फलाना नवाब बैठा हुआ था, उस समय पर यहाँ पर वो घुड़सालें बांधता था, उस समय वो यहाँ पर गौकसी करा करता था, उस समय वो यहाँ पर जूते उतारा करता था, वो चप्पल उतारा करता। ये सब कहानियां पुरानी लाकर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि जमीनें हमारी हैं। मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मुस्लिम सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो प्योर सरकार की संपत्तियां, उसमें मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं। मुसलमानों को अगर यहां पर रोका गया या उनको रोकने का चांस दिया गया था तो उनकी संपत्ति जो थी वो अपनी संपत्ति को एक्वायर करेंगे, अपनी संपत्ति में रहेंगे, लेकिन सार्वजनिक मुस्लिम संपत्ति सब भारत सरकार की है। आज की तारीख में कह सकते हैं राज्य सरकार की है, जो पाकिस्तान में भी पूरी उनकी सरकार की हो गई। कोई संपत्ति उन्होंने किसी हिंदू बोर्ड कोई नहीं बनाया और ना ही उन्होंने सीधा कहा कि भाई जो जमीनें हमको मिल गई हैं, जो यहां पर सार्वजनिक हुए उनके लिए तो हिंदुस्तान है, हमारे लिए तो ये हमें मिला है। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है कि जो लोग पाकिस्तान ले गए वो पाकिस्तान में जाकर नया मस्जिद बनाएंगे, नई इबादत की तारीखें लिखेंगे, सब कुछ नया करेंगे। यहां पर जो सार्वजनिक संपत्ति थी वो भारत सरकार की हो जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य से भारत में पहला प्रधानमंत्री ऐसा बैठा जिसको डिफॉल्ट हिंदू बना था और उसने ये सब किया। एक चीज मैं आपको सूचित कर दूं कि भाई ये जो व्हाट्सएप नंबर नीचे हमारी टीम देती है ये केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के वाले बच्चों के लिए है। जो लोग हायर जुडिशियल सर्विस पढ़ना चाहते हैं, जो पीसीएसजे को पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एओआर का एग्जाम करना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कम कोचिंग करना चाहते हैं, मतलब मैं तो जिनसे जूनियरशिप करवाता हूं वो मोस्टली वही होते हैं जो अपने पास स्टूडेंट होते हैं। हम बाहर से जूनियर जनरली नहीं लेते, रिसर्चर हमारे वही होते हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं, मतलब हमें पेमेंट डालते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनको हम प्रैक्टिस भी सिखाते हैं साथ में और उनसे करवाते हैं। इसलिए आपकी अगर कोई समस्या है, किसी और की जो स्टूडेंट नहीं उनकी समस्या है, वो दिन में मैं देख रहा हूँ कि जब से ये व्हाट्सएप नंबर दिया है हमारी टीम ने, दिन में 200-300 कॉल आ रहे हैं। कौन उठाए, कैसे उठाए, कि कुछ को तो कॉल बैक चला जाता है, कुछ से बात भी हो जाती है, लेकिन 200-300 कॉल रोज आ रहे हैं। भाई ये इंस्टीट्यूट के लिए है, आपको अगर कुछ लगता है तो व्हाट्सएप पर इंस्टीट्यूट का वो है वो डालिए। बाकी लोगों को अगर जनरल डिस्कशन करना, कोई उद्गार उनके मन में है, कोई बात है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना इसी वीडियो के नीचे, उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हजारों लोग जुड़े होते हैं, लाखों लोग उसको देखते हैं, वो साथ में कमेंट करेंगे तो आपका एक बढ़िया फ्रूटफुल डिस्कशन आएगा। जिसके पास जो नॉलेज होगी वो उस पर लिखेगा, भाई वो डिस्कशन का पॉइंट स्थान बन जाएगा। आप जो लिखते हैं उस पर 100-200 लोग लाइक भी करते हैं और नीचे उसका जवाब भी देते हैं। एक बात और है कि बहुत सारे लोग आपकी हिंदी गलत है, आप बहुत लंबी बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। भाई मैं एक टीचर हूं, मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, इसलिए आपको लगता है तो आप बढ़ाकर देख लीजिए, भाई बढ़ाकर दे, और आप समय नहीं दे सकते तो आप थोड़ा स्पीड में देख लीजिए। लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से विषय को जानना चाहते हैं उनको क्यों वंचित करना चाहते हैं? आप बहुत होशियार होंगे, आप बहुत बुद्धिजीवी होंगे, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हमारी टीम की तरह काम कर सकें। सर 20 लोग लगते हैं तब मैटर छांट पाते हैं, और फिर उनकी सैलरियां कौन देगा, उनका वो कौन करेगा, ये सारी चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। आप डेली जजमेंट पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर जो 15-20 मिनट हो जाते हैं उसमें भी ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको 2 मिनट में करो। आपको 2 मिनट में जहां मिलता है वहां मुझे लगता है आपका स्वागत करना चाहिए वहां पर। लेकिन भाई ये विषय अगर आपको लगता है कि मैं ये अपने स्वांता सुखाए करता हूं, स्वांता सुखाए मतलब जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस स्वांता सुखाए लिखी थी, उनका विरोध हो रहा था लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं अपने सुख के लिए करता हूं। ये जो मैं 2 घंटा 1.5 घंटा डेली सोशल मीडिया पर देता हूं, अपने काम का नुकसान करके देता हूं, हमें इस पर मतलब ये यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता कि उससे ये टीम का खर्चा निकाला जाए, क्योंकि कंटेंट हमारा बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। इतना हाई लेवल का कंटेंट होता है कि आप समझो कि 50 फाइलें पढ़ी जाती हैं तब हम ये 15 मिनट बोल पाते हैं, और फिर ये 8-10 लोग लगते हैं जो मैटर को निकालते हैं। इसलिए आप को जल्दी है तो जजमेंट सीधा पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बढ़ाकर और नहीं तो कॉपरेट करिए। देश में मैं ये स्वांता सुखाए अपने सुख के लिए कहता हूं, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिनको जानना है, जिनको गहराई से जानना है चीजों को, वो सुनते भी हैं। इसलिए इस तरह के कमेंट कि आपकी हिंदी गलत है, भाई टीम बच्चे ही काम करते हैं जिनके कि नहीं ना लिख दिया, कहीं बिंदी लगा दी, कहीं बिंदी नहीं लगाई, कहीं नीचे कर दिया, इस बात के अरे भाई कंटेंट पर आओ यार, कंटेंट को देखो। क्यों इस तरह के विवाद पैदा करते हैं जो मतलब
टीम को इरिटेट करते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि सर कमेंट पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लोग ऐसे वो उल्टा सीधा भी लिखते हैं। तो ज़्यादा आपकी हिंदी अच्छी है, कोई कहता नहीं, वो जिसकी जो भाषा है नहीं है, अच्छी है, खराब है, देख लीजिए और आपको जो लगता है वो संशोधित करके भेज दीजिए। लेकिन उस पर उल्टा सीधा लिखना, ये जो बच्चे काम करते हैं इनके लिए बड़ा नागवार गुजरता है। और दूसरा ये छोटा बनाओ, मतलब भैया जो मेरी काबिलियत है, जो जितना मैं जानता हूँ, थोड़ा सा अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूँ, कम बुद्धि का व्यक्ति हूँ, जिस तरह से मैं समझा पाता हूँ उतने समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए उस पर विवाद करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।